एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल पढ़ाई में निया। कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आप लोगों की प्रिपरेशन। आई नो कि एग्ज़ाम का प्रेशर थोड़ा सा ज़्यादा होगा आप लोगों पर। कोई नहीं, अपने अच्छे से मेहनत करिए, दिन रात एक कर दीजिए क्योंकि यही टाइम है। और आज इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे जर्नल एंट्रीज़ रिलेटेड टू शेयर्स से रिलेटेड जो भी जर्नल एंट्रीज़ हैं उसे अच्छे से डिस्कस करेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपको न्यूमेरिकल पोर्शंस के क्वेश्चंस करवाएंगे। फिर एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें जो भी थ्योरेटिकल पोर्शन है, जो भी मेन क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं शेयर्स के जो सिर्फ जर्नल एंट्रीज़ के थ्रू नहीं बल्कि अदर भी बनते हैं, तो उसे भी डिस्कस करेंगे। जर्नल एंट्रीज़ को बहुत अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि इसी से बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। जैसे पूछा जा सकता है कि जब आप फॉरफीचर की एंट्री बना रहे हो तो कौन से अकाउंट को आप डेबिट करोगे, है ना। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। अगर आपने जर्नल एंट्रीज अच्छे से कवर कर ली तो आपका आधा शेयर समझ लीजिए कि रेडी है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। जर्नल एंट्रीज़ रिलेटेड टू शेयर्स। जर्नल एंट्रीज़ हम बात करेंगे शेयर्स से रिलेटेड जर्नल एंट्रीज़। बात करें शेयर्स क्या होते हैं, तो कंपनी जो होती है वो अपनी कैपिटल रेज करने के लिए शेयर्स इशू करती है। तो शेयर्स जब भी इशू करती है, शेयर का मतलब होता है, शेयर मींस शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी। कंपनी की जो पूंजी है, जो अंश पूंजी है, उसमें साझेदार बनने के लिए, उसमें हिस्सा बनने के लिए क्या होता है, शेयर होता है। तो शेयर मीन्स अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी। जो टोटल कैपिटल होती है कंपनी की वो स्मॉलर पार्ट्स में डिविजिबल होती है और हर एक पार्ट क्या होता है, वो शेयर होता है। तो बहुत सारी डेफिनेशन है। बात करते हैं कि क्या पूरा प्रोसेस होता है। कंपनी सबसे पहले अपना प्रोस्पेक्टस इशू करती है। प्रोस्पेक्टस क्या होता है, प्रोस्पेक्टस इशू करने का मतलब है कि प्रोस्पेक्टस का मतलब होता है कि इनविटेशन देना। इनवाइट करती है पब्लिक को कि आइए और एप्लीकेशन दीजिए, मतलब आइए और हमारे शेयर्स क्या करिए, सब्सक्राइब करिए। तो प्रोस्पेक्टस इशू का मतलब होता है, प्रोस्पेक्टस का क्या मतलब होता है कि इनविटेशन देना पब्लिक को इनवाइट करना कि आइए और हमारे शेयर्स को क्या करिए, परचेज करिए। अब प्रोस्पेक्टस देने के बाद एप्लीकेशन मांगी जाती हैं। तो जब एप्लीकेशन देते हैं, जो भी सब्सक्राइब कर रहे हैं, जो भी मतलब शेयर होल्डर्स बनने जा रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, अपनी एप्लीकेशन फॉर्म के साथ साथ एप्लीकेशन मनी भी देते हैं। और ये एप्लीकेशन मनी जो होती है वो कहाँ पर रहती है, शेड्यूल्ड बैंक में रहती है। चलिए देखते हैं, जब एप्लीकेशन मनी कंपनी को रिसीव होती है तब क्या जर्नल एंट्री बनती है, बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट को डेबिट करा गया है, क्यों, क्योंकि कंपनी के पास क्या है, जो भी पैसा जा रहा है वो एक शेड्यूल्ड बैंक में रखा जाता है। तो बैंक को डेबिट किया क्योंकि जो हमारी बैंक होती है वो एक तरीके की एसेट ही होती है। तो जब एसेट इंक्रीज होगी तो उसे हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। एंड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो हमें पैसा आ कहाँ से रहा है, हमें पैसा आ रहा है एप्लीकेशन के थ्रू। जो सोर्स है उस अकाउंट को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे कि हमें वो कहाँ से मिल रहा है। तो सबसे पहली एंट्री क्या है, ऑन रिसीट ऑफ एप्लीकेशन मनी। एप्लीकेशन मनी मिलने पर आप क्या करोगे, एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, क्योंकि पैसा आया है इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट किया है। नेक्स्ट बात करते हैं, जब कंपनी एप्लीकेशन मनी को शेयर कैपिटल में क्या कर देती है, ट्रांसफ़र कर देती है, तब क्या एंट्री बनती है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि एप्लीकेशन का जो पैसा है अब वो क्या बन गया, शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करा है। तो ये एंट्री बनती है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। यहीं पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, ओवर सब्सक्रिप्शन का केस। ओवर सब्सक्रिप्शन का केस का मतलब होता है कि कंपनी ने इनवाइट किया था 20,000 के लिए, लेकिन जो एप्लीकेशन मान लीजिए रिसीव हो गई हैं वो 22,000 हो गई हैं, 22,000 शेयर्स की एप्लीकेशन मिल गई हैं। तो कितनी एक्स्ट्रा मिली हैं, 2,000 शेयर्स की एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मिली है। तो जब कंपनी इस पैसे को रिफ़ंड करेगी तो वो क्या करेगी, बैंक को क्रेडिट करेगी। अगर मान लीजिए पूरे शेयर होल्डर्स जो एक्स्ट्रा वाले हैं उनके पैसों को वापस कर दे रही है, तब क्या एंट्री बनती है, सेम पूरा प्रोसेस ऊपर का सेम रहता है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अगर रिफंड कर रही है तो टू बैंक कर दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो कंपनी को शेयर्स हो गए हैं वो ओवर सब्सक्राइब्ड हो गए हैं, एप्लीकेशन रिसीप्ट जो है वो ज़्यादा हो गई है, उतनी मांगी नहीं थी। तो जितनी एक्स्ट्रा मिली है, जो एक्सेस मिला है, उसे कंपनी क्या कर देती है, रिफंड कर देती है। इस वजह से यहाँ पर जो क्रेडिट किया जाता है वो टू बैंक को क्रेडिट किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, अब क्या होता है कि कंपनी को एप्लीकेशंस मिलती हैं तो कंपनी क्या करती है, जब एक मिनिमम सब्सक्रिप्शन मिल जाता है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन का मतलब 90% तक जो इशू प्राइस है उसका मिल जाता है,
तो कंपनी उसके बाद मिनिमम सब्सक्रिप्शन के बाद ही कंपनी क्या करती है, शेयर्स को अलॉट करती है। जिन्होंने अलॉटमेंट का बेसिकली मतलब क्या है कि जिनसे एप्लीकेशन का मिलने का ऑफ़र आया, जैसे एप्लीकेशन आई हैं उनके ऑफ़र को जब एक्सेप्ट कर लेती है कंपनी, जैसे कि बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं, तो जिनका अप्लाई कर दिया जाता है और उस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया जाता है कि येस वी आर एक्सेप्टिंग योर एप्लीकेशन, हम आपके एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो उसे ही बोला जाता है कि अलॉटमेंट करना। तो अलॉटमेंट के साथ भी कुछ मनी मांगी जाती है। जब अलॉटमेंट का पैसा ड्यू होता है तब क्या एंट्री बनती है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। क्योंकि अभी यहाँ पर पैसा मिला नहीं है, ड्यू है, तो इस वजह से जो एंट्री बनती है वो बनेगी शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। लेकिन जब आपको पैसा रिसीव हो जाएगा, जब पैसा आपको अलॉटमेंट का मिल जाएगा, तब आप क्या करोगे, बैंक अकाउंट को डेबिट करोगे, क्योंकि आपके पास पैसा आ रहा है और अलॉटमेंट से आ रहा है, तो बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे क्योंकि पैसा बैंक में जा रहा है या बैंक बैलेंस बढ़ गया कहीं ना कहीं, तो इस वजह से डेबिट कर रहे हैं। अब ये पैसा हमें मिल कहाँ से रहा है, हमें अलॉटमेंट का पैसा मिल रहा है, तो इस वजह से हम शेयर अलॉटमेंट को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, अब कंपनी जो होती है वो पैसा इंस्टॉलमेंट्स में मांगती है। तो जब वो इंस्टॉलमेंट्स में पैसा मांग रही है तो फर्स्ट कॉल मांगती है। जैसे इंस्टॉलमेंट में मांग रही है तो पहली कॉल जब मांगी तो एंट्री ड्यू की क्या बनेगी, कौन सा पैसा मांग रही है, फर्स्ट कॉल का मांग रही है, और ये क्या पार्ट बनेगा, ये बाद में जाके शेयर कैपिटल का ही तो हिस्सा है ना। ये सब जो कंपनी रेस कर रही है शेयर्स, ये किस लिए कर रही है, ताकि यही चीज़ें कैपिटल रेस करने के लिए करे ना। तो इस वजह से शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल। लेकिन जब कंपनी को पैसा मिल जाएगा फर्स्ट कॉल का, तब बैंक अकाउंट डेबिट करेगी क्योंकि पैसा मिला है, और क्रेडिट करेगी शेयर फर्स्ट कॉल को, क्योंकि पैसा कहाँ से मिला है, पैसा फर्स्ट कॉल से मिला है। नेक्स्ट बात करते हैं इशू ऑफ शेयर्स एट अ प्रीमियम। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना कि फर्स्ट कॉल के बाद आपकी सेकंड कॉल भी हो सकती है, हो सकता है सेकंड कॉल फाइनल कॉल भी हो, तो उस हिसाब से हम लिखते हैं जैसे शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, फिर जब मिलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। नेक्स्ट बात करते हैं इशू ऑफ शेयर्स एट अ प्रीमियम। इशू ऑफ शेयर्स एट अ प्रीमियम का मतलब होता है कि जब आप शेयर्स ये नॉमिनल वैल्यू से ज़्यादा पर इशू करते हो, मतलब आपके शेयर्स की फेस वैल्यू क्या है, आपके शेयर्स की फेस वैल्यू है 10 रुपीज़, लेकिन आपने इसको इशू किया है 12 रुपये में, तो ये जो एक्स्ट्रा 2 रुपये आपको मिल रहा है, ये एक्स्ट्रा 2 रुपीज़ आपके लिए क्या होता है, प्रीमियम होता है। ठीक है, तो प्रीमियम क्या होता है, जब आप इशू करते हो शेयर्स को मोर देन इट्स फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू। बात करते हैं, अगर आपको क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया है प्रीमियम को लेकर कि एप्लीकेशन में मांगा है, अलॉटमेंट में मांगा है, किस में मांगा है, तो ये माना जाता है कि जो प्रीमियम का पैसा है वो अलॉटमेंट में ही क्या है, ड्यू है। तो प्रीमियम की जब कभी भी एंट्री बनाई जाती है तो वो हमेशा ड्यू वाले में ही बनाई जाती है। आप क्या करोगे, शेयर अलॉटमेंट को डेबिट करोगे, क्रेडिट क्या करेंगे, पहले तो वो एंट्री सब सेम रहती है, शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब इसमें हम टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम को क्रेडिट कर देते हैं। क्यों क्रेडिट कर देते हैं, क्योंकि ये एक तरीके का गेन है। 10 की चीज़ आप 12 में इशू कर रहे हो तो 2 रुपये का क्या है, प्रॉफिट है, गेन है। इस वजह से सिक्योरिटी प्रीमियम को क्या किया गया है, क्रेडिट किया गया है। ये जो एंट्री बनती है सिक्योरिटी प्रीमियम वाली, ये सिर्फ ड्यू के टाइम पे बनती है। फिर जब आपको पैसा मिलेगा तो जनरली आप बस क्या करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, जितना पैसा मिला है इंक्लूडिंग प्रीमियम वो आप दिखा दोगे एज अ अमाउंट। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं एंट्रीज ऑन फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। फॉरफीचर ऑफ शेयर्स का मतलब होता है कि अगर कोई शेयर होल्डर इंस्टॉलमेंट्स की पेमेंट टाइम पर नहीं कर पा रहा है तो कंपनी उसके शेयर्स को क्या कर देती है, कैंसिल कर देती है। जब शेयर्स को कैंसिल आउट कर दिया है तो इसका मतलब है कि शेयर कैपिटल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो शेयर कैपिटल कम होने की वजह से यहाँ पर किसको डेबिट किया गया है, शेयर कैपिटल को डेबिट किया गया है, क्योंकि ये शेयर होल्डर्स ऐसे हैं जो हमें इंस्टॉलमेंट्स का पेमेंट नहीं कर पाए हैं और अब इनके शेयर्स को पूरी तरीके से कैंसिल कर दिया गया है। तो इसका मतलब हमने कैंसिल किया, अब ये हमारी कैपिटल का पार्ट नहीं बनने वाले हैं, तो इस वजह से हम इसे क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं। और यहाँ पर जो कैपिटल जो भी अमाउंट आती है वो कौन सी आती है, कॉल्ड अप कैपिटल नहीं, कॉल्ड अप अमाउंट आती है कि कंपनी ने कितना मांगा है। कॉल्ड अप अमाउंट का क्या मतलब है कि सपोज़ देखिए 10 रुपीज़ का एक शेयर है,
कंपनी ने एप्लीकेशन पे मांगे हैं 2 रुपये, अलॉटमेंट पे मांगे हैं 3 रुपये मान लीजिए, फर्स्ट कॉल पे मांगा है 2 रुपये और फाइनल कॉल पे मांगे हैं 3 रुपये। अब कंपनी ने उससे पैसा मांगा था, फर्स्ट कॉल तक का पैसा मांगा, लेकिन वो फर्स्ट कॉल पेमेंट नहीं कर पाया। फर्स्ट कॉल की पेमेंट नहीं कर पाने की वजह से उसके शेयर्स को कंपनी ने फॉरफिट कर दिया। तो यहाँ पर कंपनी ने उससे पेमेंट कितनी मांगी है, कॉल कितना किया था, फर्स्ट कॉल तक किया था। फाइनल कॉल तो उसे मौका ही नहीं दिया गया ना, कि फ़ाइनल कॉल तक के लिए तो कंपनी उसके लिए रुकी ही नहीं रही। कंपनी ने तो फाइनल कॉल करने से पहले ही शेयर्स को क्या कर दिया, उसके फॉरफिट कर दिया। तो इस केस में यहाँ पर जो आपकी कॉल्ड अप अमाउंट बनेगी वो क्या बनेगी, 2 + 3 + 2, तो ये कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यहाँ पर 3 नहीं आएगा क्योंकि कंपनी ने तो उससे पैसा मांगा ही नहीं फाइनल कॉल का, क्योंकि वो तो फर्स्ट कॉल ही नहीं दे पाया, तो कंपनी ने उसे फाइनल कॉल करने से पहले ही उसके शेयर्स को फॉरफिट कर लिया। तो इस वजह से कॉल्ड अप में कंफ्यूज्ड मत होइएगा, जो कंपनी मांग रही है जहाँ तक पैसा उसे बोलते हैं कॉल्ड अप अमाउंट। और यहाँ पर जब आप शेयर कैपिटल को डेबिट करते हो फॉरफिचर की एंट्री में, तो आपको कॉल्ड अप अमाउंट ही दिखनी होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं शेयर फॉरफिचर में कौन सी अमाउंट जाएगी। जैसे मैंने आपको बताया था कि 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2 एप्लीकेशन पे थे, 3 अलॉटमेंट में थे, 2 फर्स्ट कॉल पे थे और 3 फाइनल कॉल पे थे। अब शेयर फॉरफिचर में वो अमाउंट जाएगी जो कंपनी के जेब में पहुंच गई है। तो कंपनी के जेब में कितना पैसा पहुंचा है ये देखना है आपको। उसने फाइनल कॉल तो उससे मांगी ही नहीं गई, तो इसका तो कोई सवाल ही नहीं उठता कि कंपनी को इसने ये पैसा तो दिया ही नहीं होगा, इसे तो बिल्कुल ही कैंसिल आउट कर देते हैं। अब उसने 2 रुपये तो दिए, एप्लीकेशन का पैसा दिया, अलॉटमेंट का पैसा भी दिया, लेकिन फर्स्ट कॉल का पैसा वो नहीं दे पाया। फाइनल कॉल तो कंपनी ने करी ही नहीं थी। फर्स्ट कॉल का पैसा मांगा, फर्स्ट कॉल का वो नहीं दे पाया। उसने दिया कितना, बस एप्लीकेशन का दिया और अलॉटमेंट का दिया। तो एप्लीकेशन के 2 रुपये और अलॉटमेंट के 3 रुपये मिले कितने, 5 रुपये। तो यहाँ पर जो आपकी अमाउंट आ जाएगी शेयर फॉरफिचर में वो कितनी आ जाएगी, 5 रुपीज़। शेयर अलॉटमेंट की तो बात यहाँ पर आएगी नहीं, मतलब अब जो अमाउंट आपको नहीं मिली है, यहाँ पर इस केस की अगर मैं बात करूँ, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया है उसके हिसाब से उसने कॉल का पैसा नहीं दिया है, तो मैं यहाँ पर शेयर अलॉटमेंट नहीं करूँगी, सिर्फ शेयर फर्स्ट कॉल ही करूँगी, वो भी कितना, 2 रुपीज़ करूँगी। और कॉल्ड अप में कितना लिखूँगी, कॉल्ड अप में लिखूँगी 7, क्योंकि हम लोगों ने सिर्फ कंपनी ने फर्स्ट कॉल तक का पैसा ही उससे मांगा था। तो ये होती है, ऐसे बनती है फॉरफिचर ऑफ शेयर्स की एंट्री। चलिए जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं एक बार। शेयर कैपिटल को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। किस अमाउंट से डेबिट करते हैं, कॉल्ड अप अमाउंट से। शेयर फॉरफिचर में जितना पैसा कंपनी को मिल चुका है उसको हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। और शेयर अलॉटमेंट या फिर जो पैसा नहीं मिला है, जो किस्त वो नहीं दे पाया है, उसको क्या कर देते हैं, बाकी क्रेडिट कर देते हैं। नेक्स्ट है, इफ़ अमाउंट ऑफ प्रीमियम हैज़ नॉट बीन रिसीव्ड। अगर उसमें प्रीमियम की अमाउंट थी और प्रीमियम, अगर मान लीजिए पहला केस ये बनता है कि अगर प्रीमियम मिल चुका है, अगर प्रीमियम कंपनी के जेब में आ गया है, तो कंपनी फिर उसका आगे फॉरफिचर के टाइम पे कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करती है। जैसे आपने ये वाली एंट्री देखी, सेम वैसी ही केस बन जाएगा, लेकिन प्रीमियम से रिलेटेड कुछ भी नहीं होने वाला है। लेकिन अब बात करते हैं, अगर प्रीमियम मिला ही नहीं है कंपनी को अगर प्रीमियम नहीं मिला है, तो जब आपने ऊपर एंट्री बनाई होगी तो क्या बनाई होगी, शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। तो सिक्योरिटी प्रीमियम को क्रेडिट किया है ना, तो वहाँ पे आप क्या कर लो, यहाँ पे फॉरफिचर के टाइम में उसको क्या कर लो, डेबिट कर लो। और शेयर कैपिटल तो आप डेबिट करते ही हो क्योंकि रिड्यूस हो गई है आपकी कैपिटल। बाकी सेम पूरा प्रोसेस वही कि शेयर फॉरफिचर को क्रेडिट करना है, शेयर अलॉटमेंट को क्रेडिट करना है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को क्रेडिट करना है। यहाँ पर आपको प्रीमियम नहीं डालना है। शेयर कैपिटल में बेसिक वैल्यू रहेगी जो भी आपके कॉल्ड अप है।
सिक्योरिटी प्रीमियम यहाँ पर नहीं आएगा, ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, अगर शेयर्स इशू किए गए हैं डिस्काउंट पे और फिर फॉरफिट किया गया है। वैसे तो अब आप जो भी नई बुक्स देख रहे होंगे तो उसमें डिस्काउंट का केस बिल्कुल भी नहीं दिया गया है, तो इस वजह से डिस्काउंट के क्वेश्चंस भी नहीं हैं उसमें, पर हम फिर भी आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। चलिए देख लेते हैं, कुछ जाने वाला तो है नहीं। तो शेयर कैपिटल को हम डेबिट करेंगे, शेयर फॉरफीचर को क्रेडिट, सेम शेयर अलॉटमेंट को क्रेडिट अगर पैसा नहीं मिला है तो। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स को क्रेडिट करेंगे, क्यों? क्योंकि जब आपने डिस्काउंट आपने इशू के टाइम पे दिया था तब आपने क्या एंट्री बनाई थी? शेयर अलॉटमेंट डेबिट। डिस्काउंट एक तरीके का लॉस था तो उसको डेबिट करा था आपने, अब यहाँ पर क्या कर दो? क्रेडिट कर दो। तो ऐसे बनती है ये एंट्री। बाकी न्यूमेरिकल्स में जब हम कराएंगे आपको तो आपको और चीज़ें थोड़ी सामने आएंगी, मतलब और आपका जो भी डाउट्स हैं, जो भी क्लैरिटी है वो और अच्छे से आएगी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, अब कंपनी ने जो ये शेयर्स फॉरफिट करे हैं उसे दोबारा इशू करती है। तो दोबारा इशू करने का मतलब पैसा आना, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कैपिटल रेज कर रही है कंपनी तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। लेकिन ये केस कब बनेगा? पार के केस में, जब वो 10 का शेयर 10 पे इशू करा, ठीक है, तब ऐसा केस बनेगा पार का। प्रीमियम का कब बनेगा? जब कंपनी ज़्यादा पे रीइशू कर रही है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट। और इन केस अगर वो डिस्काउंट पे रीइशू कर रही है, मान लीजिए 8 रुपये थे और कंपनी को रिसीव्ड हुए 7 रुपीज़, ठीक है, 8 रुपये थे शेयर कैपिटल में, या फिर इसे 10 ही ले लीजिए, ज़्यादा सही रहेगा। 10 रुपये का शेयर था, ठीक है। यहाँ पर जो आपका शेयर कैपिटल में रखेंगे वो कॉल्ड अप या पेड अप ही रखेंगे। अगर मैं पिछला वाला केस देख लूँ तो देखते हैं हम लोग, 2 था, 3 था, 2 था, 3 था। अब यहाँ पर कंपनी ने क्या करा? री इशू कर रहा है, ठीक है। अगर लिखा है री इशूड एट रुपीज़ 8 और लिखा है फुल्ली पेड अप, आगे जब ये लाइन आ जाती है कि फुल्ली पेड अप है वो, तब आप क्या करोगे? फुल्ली पेड अप का मतलब आप शेयर कैपिटल में 10 रुपये डालोगे, बैंक में कितना डालोगे? 8 रुपये, क्योंकि री इशू कितने पे किया है? 8 पे। ये जो 2 रुपये का आपको नुकसान हुआ, 10 की चीज़ आपको 8 रुपये में मिली है, तो ये जो 2 रुपये हैं ये आपका कहाँ जाएगा? शेयर फॉरफीचर। जब आप री इशू के क्वेश्चंस करोगे तो आपको एक लाइन स्पेसिफिकली मेंशन मिलेगी कि 8 रुपये में री इशू किया @फुल्ली पेड अप आगे लिखा होगा, तो उसके बेसिस पे ये एंट्री बनती है। फुल्ली पेड अप का मतलब शेयर कैपिटल में 10 रुपये डालने ही डालने हैं। और शेयर फॉरफीचर को डेबिट करेंगे क्योंकि 10 रुपये की चीज़ आपने 8 रुपये में री इशू करी है, 2 रुपये के घाटे में है, तो ये जो घाटा है ये क्या है? शेयर फॉरफीचर डेबिट है। बैंक अकाउंट को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे क्योंकि पैसा मिला है। नेक्स्ट है, अगर आपने री इशू किया है फॉरफिटेड शेयर्स जो ओरिजिनली जो हैं वो कैसे हैं? डिस्काउंट पे इशू किए हैं, मतलब जब आपने उसे स्टार्टिंग में ही इशू किया था ना तो आपने डिस्काउंट पे उसको इशू किया था, तो स्टार्टिंग में जो डिस्काउंट है वो फॉरफीचर के टाइम पे भी, री इशू के टाइम पे भी, जब आप फॉरफिटेड शेयर्स को री इशू करोगे तब उसे आपको कंसीडर करना पड़ेगा। बैंक अकाउंट तो लिखना ही पड़ेगा, टू शेयर कैपिटल पेड अप अमाउंट ऑफ कैपिटल या कॉल्ड अप जो भी होगा उसके हिसाब से यहाँ पर आती है। अब मान लीजिए कि डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स है, जैसे कि सपोज एक केस देखते हैं, 2, 3, ठीक है। अब यहाँ पर जो 1 रुपये है, मान लीजिए वो यहाँ पर 1 रुपये आपने डिस्काउंट दे दिया, ठीक है, आपने यहाँ पर 1 रुपये क्या कर दिया? डिस्काउंट दे दिया। बैंक में वही सेम केस मैंने आपको बताया था, 8 रुपये में रीइशू किया, 10 रुपीज़ क्या बोल रहा है? फुल्ली पेड अप बोल रहा है। बैंक में कितना आ जाएगा? 8 रुपीज़, क्योंकि आप रीइशू कितने पे कर रहे हो? 8 रुपये पे कर रहे हो। डिस्काउंट कितना आ जाएगा? डिस्काउंट वही आएगा जो आपने इशू के टाइम पर दिया है, तो इशू के टाइम पे आपने कितना डिस्काउंट दिया है? 1 रुपये का डिस्काउंट दिया है, 1 रुपये यहाँ डाल दो। जितना इशू के टाइम का होगा उतना ही जाएगा,
उससे ज़्यादा है तो वो शेयर फॉरफीचर में चला जाएगा। मतलब सबसे पहली प्रायोरिटी क्या है आपकी, अप टू ओरिजिनल डिस्काउंट, जो आपने इशू के टाइम पे डिस्काउंट दिया है उसको यहाँ पर आप पहले कंसीडर करोगे। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स में वो हो गया। फिर इसके बाद 8 और 1 हो गया। अब 10 की चीज़ 8 में दी, 8 रुपये मिले, 2 रुपये का नुकसान था, 1 रुपये डिस्काउंट में डाल दिया, 1 रुपये और जो नुकसान हुआ वो क्या जाएगा, शेयर फॉरफीचर में जाएगा। तो इसके बाद 2 शेयर कैपिटल में आपका क्या रहेगा, 10 रुपीज़ रहेगा। इसके बाद जो भी बैलेंस बचता है वो कहाँ जाता है, कैपिटल रिजर्व में जाता है। कौन सा बैलेंस, यहाँ पर आपने जो क्रेडिट किया है, ये आपने क्रेडिट किया है ना शेयर फॉरफीचर, ये फॉरफीचर के टाइम पे आपने जो आपको फ़ायदा हुआ है उसे आप क्या करोगे, फिर मान लीजिए आपका यहाँ पे रीइशू के टाइम पे नुकसान हो गया, तो जो भी उसका बैलेंस बचता है वो आप किस पे ट्रांसफ़र करोगे, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करोगे। तो जो लास्ट एंट्री बनती है इसे अच्छे से ध्यान रखिएगा कि शेयर फॉरफीचर का बैलेंस जो होता है रीइशू के बाद वो किस में ट्रांसफ़र किया जाता है। बेसिकली ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट ऑन मतलब री इशू ऑफ शेयर्स, फॉरफीचर ऑफ री इशू ऑफ शेयर्स। जो प्रॉफिट हो रहा है री इशू करने पर फॉरफीचर ऑफ शेयर्स को, तो जो प्रॉफिट होता है वो किस में ट्रांसफ़र किया जाता है, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र किया जाता है। इसके बाद आपके लिए हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस लाएंगे तो चीज़ें और ज़्यादा क्लियर होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।